Let me go to stock exchange now. How have stock exchanges changed with IT technology? हमने उनकी शक्ल वकल तो देखी, अब वो पिक्चर्स नहीं होती थी जो आज से 4-5 साल पहले हो, तो बड़ी अजीब किस्म की पिक्चर होती थी, उतना जिसको पंजाबी में बोला भी नहीं होता वहाँ पे, तो ये बिकम क्वाइटर नाउ. किस तरह चेंज किया टेक्नोलॉजी? It's changed immensely. अगर आप 1996-1997 का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें एक्सचेंजेस के ऊपर, और उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेशन आना शुरू हुई और जो ट्रेड्स कागज़ और पर्चियाँ एक्सचेंज करके होती थी उनको डेटाबेस में डाला गया और एक ट्रेडिंग सिस्टम इनकॉर्पोरेट किया गया एक्सचेंजेस में, देयर वाज एटलीस्ट अ 3 degrees मैग्नीट्यूड चेंज इन द ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ऑफ द एक्सचेंजेस. जिससे मार्केट की लिक्विडिटी बढ़ी, जिससे ट्रांसपेरेंसी आई सिस्टम में, जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए. तो अगर आप आज से 10 साल पहले, जब लाहौर स्टॉक एक्सचेंज इनफैक्ट इज़ इन अ वे ट्रेल ब्लेजर जिसने टेक्नोलॉजी को मुतारफ़ किया एक्सचेंजेस में, तो आप अगर 10 साल की जर्नी देखें, आई मीन सेफ फॉर ये जो मार्केट क्राइसिस वगैरह बीच में आया, इट्स रेवोल्यूशनरी चेंज आई वुड से. ट्रांसपेरेंसी का आपने जिक्र किया. हमारे स्टॉक मार्केट्स के बारे में तो आम मार्केट्स की तरह बड़ी स्पेकुलेशन होती है कि दे आर नॉट एग्जैक्टली करप्शन फ्री. ट्रांसपेरेंसी है लेकिन बैक एंड पे बड़ी मैनिपुलेशन है. वो पटवारी वाली में जो बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट सिनिकल, बट आई थिंक टेक्नोलॉजी मुझे लगता है यूँ है कि बसा औकात आपको एक अच्छी पैकेजिंग फराहम कर देती है, एक फ्रंट एंड के ऊपर आपका एक फसाड बड़ा अच्छा बन जाता है, कुछ उससे फ़ायदा भी होता होगा, लेकिन बैक एंड के अगर आपने इश्यूज एड्रेस नहीं किए तो फिर मामला दुरुस्त नहीं होंगे. ज़रा उसके ऊपर बताएं. जी बिल्कुल, आई एग्री विद यू. जिस तरह पहले भी पैनलिस्ट ने कहा कि टेक्नोलॉजी एक रेवोल्यूशन नहीं लेकर आएगी, दिस इज़ एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस. आपको आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी को मुतारफ़ कराते हैं, एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट उसके गर्द बनाते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, चेंज एजेंट्स इंट्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, इदारों में, जो इसको चैम्पियन करते हैं, उसको आगे लेकर चलते हैं. ये एक मल्टी ईयर एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये चेंज आती है. स्टॉक एक्सचेंजेस की आपने बात की, मैनिपुलेशन वगैरह गालमन होती होगी, लेकिन उसका रीज़न टेक्नोलॉजी नहीं है. उसका रीज़न ये है कि हमारी मार्केट इन सेल्फ बहुत छोटी है. इट्स अ वेरी स्मॉल मार्केट. इसको मैनिपुलेट अगर कोई करना चाहे तो आसानी से कर सकता है, लेकिन पिछले कई सालों में हमने बहुत सारी रेगुलेटरी चेंजेस किए हैं जिनसे अगर कोई मैनिपुलेशन करता है उसको आइडेंटिफाई करना और उस पर एक्शन लेना बहुत आसान हो गया. और ये उस वक्त पॉसिबल नहीं था जब ये ट्रेड्स पर्चियाँ एक्सचेंज करके फाइलों में अलमारियों में बंद इसके रिकॉर्ड्स होते थे. एफिशिएंट हो गया है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है, लेकिन वो फंक्शन जिनका ताल्लुक जो टेक्नोलॉजी सोल्यूशन नहीं दे सकती, वो पॉलिसी से रिलेटेड है, वो इकोनॉमी से रिलेटेड है. लेट्स गो टू गूगल नाउ. You see, you represent Google. Let me say I represent Giggle, which means whenever I can't find anything, I just giggle and move on with life. I don't Google. Google, how has Google changed life? Pakistan के हवाले से बताइएगा. I think the most important thing is that, I mean, in Pakistan alone, people have started Google has become their kind of portal. That's their entry point to the world. Like Mia Sahab just said that the CM said that people have downloaded New York Times. It's just probably a symbolic thing. So people can download everything. I'll give you one quick example, which is the virtual university. All their 7,000 lectures are available on YouTube, which is also a Google property. Is that good or bad? That's very good, because that's an open course. What about the quality of lectures? The quality of the lectures are so good that one of the case studies today, the heroes here, Adnan, he's from Sialkot. He has studied on virtual university online. He is now earning approximately few $1,000s a month. The freak example now. There are great examples of freak examples ना quote. मुझे German numbers में बात करें. अगर if you were to tell me कि जी 7,000 lectures available हैं और उसमें से 1 लाख बंदों ने उससे इस्तेफादा किया, जिसमें से 50,000 जो हैं वो शायद बन पाए और 10,000 एग्जाम. आई थिंक दैट विल बी स्टैटिस्टिकली. आई थिंक एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आज पाकिस्तान में वी डोंट हैव दीज स्टैटिस्टिक्स, सो दैट रिसर्च हैज टू बी डन. सो इकोसिस्टम में अभी इंटरनेट को एज अ सेक्टर किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया है. दिस इज द फर्स्ट टाइम जहां हम आज बैठे हैं कि डिस्कशन हो रही है. सो फेडरल लेवल पे इसको रिकग्निशन की भी जरूरत है. उससे रिलेटेड पॉलिसी, साइबर क्राइम लॉज, उससे रिलेटेड लेजिस्लेचर आना वो भी बहुत जरूरी है. क्या चीज करने वाली बात हुई. that I'll leave that part. Relates to certainly from technology you shift to human beings and you get into so the human factor is always there. So the intention क्या है उस टेक्नोलॉजी को यूज करने की. जी तो बहुत लंबा पैंडा है ये.
नहीं जी, hopefully I think the next generation is solving that problem themselves. So जो आज हम innovators की बात करें वो यही करें. They are solving these problems which are not being solved by others. So they are taking that in their own control and using technology solving these problems. Let me come to you. Tell us about any particular area where Pakistan resembles or presents a great striking success enabled by Google. Pakistan is one of the most mapped countries in the world on Google MapMaker. And MapMaker is a product that allows anybody with an email account to make a change to a map. So in 2010, Pakistan had some of the worst floods in history. And using those maps, the government and the NGOs and the relief sector were able to find, we heard a stat from UNICEF, a UN agency, they were able to find 800,000 people because the maps that the Pakistanis, these are one guy is in the audience, Usman Latif, who's made about 500,000 edits to the map, changes to the maps. And these young guys are just going on, females and males are going online, changing and improving Pakistan's maps. And these maps are the same maps that the Chief Minister's team are using for dengue. There's another team using it for health sector reforms. There's a lot of different things coming. On ground, realities were being reflected in the map. So, which area had come under flooding, which area had been cleared out, which bridge had been broken, which road is open, which road is not. This was done through local guys using Google mapping. Not only that, compensation for the losses was all arranged through this, satellite technology and digital technology. They had mapped, and on a cutoff date, before water hit this particular area, this was the population. Acha, or telemedicine maybe, because it was used during the earthquake, we made sure that people who were not that badly hurt were able to consult with doctors via webcams and laptops which were provided to a series of field workers so that they didn't rush to the hospitals. और वहाँ पे जो seriously wounded थे, वो hospitals गए. तो ये टेक्नोलॉजी आप जिस तरह उसको इस्तेमाल करेंगे मेरे ख्याल में उतना ही फायदा होगा. But to build on what you were saying, the issue, of course, tragedies represent striking examples of human effort and deployment of technology. But in a more normal environment, on a side, let me say that part of the problem that Pakistan has that too many people are mapping it these days. I wish there were too few people and nations mapping Pakistan. Pakistan will be a happier place. But on the other side, in normal times, where is the Google contribution to making Pakistan a better society? I'm happy you asked that question. And the reason I'm here today, I'm based in Hong Kong and I'm on Google's Asia Pacific team, is we're here to celebrate some innovators. And innovators are people that are doing normal day-to-day things. They're learning, they're teaching. There's a gentleman from Rawalpindi who's teaching the Quran to children of Pakistanis living in the US. So these are people that are learning and they're teaching and they're buying and they're selling. There's another group from Okara, which is out in Punjab, rural Punjab, and they've got a warehouse that's employing 11 people. And they're making leather shoes and selling them to people in the US. Shoes. So these aren't tragedies, these are just day-to-day examples, and we're here today to celebrate them. And I agree with you, there's not enough. Pakistan needs to have more. It needs to have more people like these young people that are making changes, and there are some roadblocks.